अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साइंस टीचर। पिछली बार आपको बताया था हिसाब किताब की तकनीकी इस्लाह के बारे में, जिसके बारे में हम लोग 15 तकनीकी इस्लाह के बारे में हम पढ़े थे। अब नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे। 16वें नंबर पे आवक यानी आमदनी। हमारे कारोबार में हमको जो आमदनी मिलती है जिसको आवक कहा जाता है। आवक किस तरह की होती है? नफ़ा और आमदनी में फ़र्क है। नफ़ा और आमदनी में बहुत फ़र्क है। हमने 10,000 का माल खरीदा है, उसको हमने एक गोदाम में रखा है, जिसके पीछे हमने कुछ खर्चा कर दिया है, लाइट बिल वगैरह भरा है, वो माल हमारा 20,000 में बिका है। तो हमने जो खर्चा किया है वो 5,000 का। 10,000 का माल खरीदा, 5,000 उसके पीछे खर्च लगा और वो माल हमने बेच दिया 20,000 में। तो ये जो बीच का 15,000 का माल जो पड़ा था और वो 20,000 में बेचा, तो वो 5,000 जो बीच की कीमत थी वो हमारे लिए मुनाफा था। तो ये मुनाफा अलग होता है, लेकिन आमदनी किसे बोलते हैं? आमदनी अलग तरह की होती है। हमने किसी का माल बेचने में कोई कमीशन लिया है तो वो कमीशन की आमदनी मिलती है। 10,000 का माल हमको छूट में मिला है, होलसेल में हमने होलसेल की दुकान में से लिया है, तो वो माल हमको 8,000 में 8,500 में मिला है, तो उसे घटाव छूट कहा जाता है। पुराना माल हमारे पास, पुराना भंगार हमारे पास पड़ा था, पुराना मशीन पड़ा था, जिसको हमने बेच दिया तो उसके पैसे मिले हैं। ये सब जो पैसे हमको अलग से मिलते हैं, डिविडेंड मिलता है, ये सब जो पैसे अलग से मिलते हैं वो हमारे लिए आमदनी होती है। कमीशन की आवक, बटाव की आवक वगैरह तरीके की जो भी आवक होती है वो हमारे लिए, कमीशन की आवक, बेचाण की आवक, डिविडेंड की आवक, ये सारी आवक हमारे लिए आमदनी कही जाती है। मूड़ी आवक और महसूली आवक। मूड़ी आवक बार बार नहीं मिलती। इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक मूड़ी आवक होता है और एक महसूली आवक होता है। 2 साल में, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में एक बार जो आमदनी होती है उसे मूड़ी आवक कहा जाता है। जैसे कि हमने कोई कंपनी के शेयर बाहर निकाले तो उसका डिविडेंड हमको मिला है, डिबेंचर बाहर निकाले उसका डिविडेंड हमको मिला है, किसी जगह कंपनी में से शेयर लिए है उसका पैसा मिला है, उसका डिविडेंड मिला है। तो ये जो आमदनी है ये मूड़ी आवक कही जाती है। यानी 1, 2, 4 साल में एक बार कभी कदाच हो गई हो, या किसी जगह से हमको कोई वारसा मिला है, ऐसा कुछ भी हुआ है, किसी जगह से हमको कोई बड़ी कीमत मिली है, तो उसे जो है वो मूड़ी आवक कहा जाएगा। महसूली आवक बार बार होती रहती है। जैसे कि हमने कोई कमीशन चुकाया है, भाड़े के पैसे मिले हैं, या तो फिर कोई छूट के पैसे मिले हैं, या तो फिर कोई जूना पुराना फर्नीचर बेचा है, इस तरह के पैसे जो हमको मिले हैं, ऐसी जो भी आमदनी हुई है, यानी बार बार जो आमदनी होती रहती है उसे महसूली आवक, महसूली आमदनी कहा जाता है। अब चुकौनी योग। 19 नंबर पे है चुकौनी योग। चुकौनी का मतलब अदायगी, पैसे चुकाना। जिस तरह हमको धंधे में आमदनी होती है उसी तरह हमको कारोबार में पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। पैसे चुकाने में हमारे कई तरह के खर्च होते हैं। जैसे कि हम अभी बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार में हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पर हमारे पास जो वर्कर काम कर रहे हैं, कामगार काम कर रहे हैं, वो कारीगरों को हमको पगार देनी पड़ेगी। हमने कोई ऑफिस रखा है उसका हमको भाड़ा देना पड़ेगा, गोडाउन है उसका भाड़ा देना पड़ेगा, लाइट बिल चुकाना पड़ेगा, और छोटी मोटी स्टेशनरी लेनी पड़ेगी, या तो फिर हमने इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये सारे जो खर्चे होते हैं इसको चुकौनी यानी अदायगी कहा जाता है। ये अदायगी के भी 2 हिस्से पड़ते हैं, एक मूड़ी खर्चा और एक महसूली खर्च। अदायगी के भी 2 हिस्से पड़ते हैं, मूड़ी खर्च और एक होता है महसूली खर्च। मूड़ी खर्च में इस तरह के खर्चे होते हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक बार होते हैं। इस तरह के जो खर्चे होते हैं उसे मूड़ी खर्च कहा जाता है। जैसे कि हमने कोई किसी जगह पर एक बड़ी सी ज़मीन खरीदी है
50 लाख देकर या 10 लाख देकर हमने एक ज़मीन खरीदी है, 1 लाख का कोई एक मशीन खरीद लिया है। इस तरह के जो खर्चे होते हैं, या तो किसी जगह गोडाउन को हमने 5 साल 10 साल के लिए भाड़े पे रख लिया है, तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं ये हम हर साल नहीं करते, हर 6 महीने पे नहीं करते, 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार खर्चा करते हैं। जब हमारे पास पैसा होता है उसको एक बार खर्च के रुकान करते हैं। तो ये जो खर्चा है वो पूंजी खर्चा कहा जाएगा। अब उसके बाद है महसूली खर्च। ये जो खर्चे जो हम बार बार करते हैं, जैसे कि पगार हर महीने चुकाना पड़ता है, बोनस हर 6 महीने देना पड़ता है या साल में एक बार देना पड़ता है, या तो फिर भाड़ा जो हर बार देना पड़ता है, लाइट बिल वगैरह देना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है, ये सब जो नॉर्मली खर्चे जो हर बार करने पड़ते हैं, इसे महसूली खर्च कहा जाता है। प्रसारित महसूली खर्च के अंदर इसके बाद हमारे प्रसारित महसूली खर्चा। अब जो खर्चे प्रसारित महसूली खर्च में जो खर्चे घाटघार यानी कोई कर्जदार जो हमको पैसा नहीं चुका पाया, तो उसका पैसा हमारा डूब गया, हमने किसी को माल बेचा था, उसने हमको पैसा नहीं चुकाया, वो पैसा डूब गया, या तो फिर हमने भाड़े से कोई मकान लिया है, उसका हर साल पैसा काटना पड़ता है, 1 लाख का जो मकान लिया है 5 साल के लिए, तो 20-20 हज़ार हर साल उसका काटना पड़ेगा, तो 5 साल में 1 लाख हो जाएंगे, 20-20 हज़ार काटेंगे तो ये 20 5 साल में 1 लाख हो जाएंगे। उसके बाद हमको ये मकान उसको वापस दे देना पड़ेगा। इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो प्रसारित खर्चे कहे जाते हैं। जिस तरह हमने अवास्तविक मिलकत के बारे में पढ़ा था, इसी तरह के प्रसारित महसूली खर्चे होते हैं। अब इसके बाद 23 नंबर पे खर्च। ये जो खर्चे हैं ये सारे खर्चे ही कहे जाते हैं। खर्च एक साल, जो साल हमारा हिसाब किताब का होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है, 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है, उसके बीच में जो खर्चे चुकाने पड़ते हैं उसे प्रसारित महसूली खर्च, उसे खर्च कहा जाता है। एक साल के पीरियड में जो खर्च चुकाने पड़ते हैं उसे खर्च कहा जाता है। अब इसके बाद है उपज यानी बचत। उपज यानी बचत 24 नंबर पे है उपज। उसके बाद है ઉપજ માલ કે સેવાનું ગ્રાહકને અનુક્રમે વેચાણ કરવામાં અથવા પૂરી પાડવામાં આવે। हम कोई भी कारोबार कर रहे हैं और वो कारोबार में हमने माल हमारा बेचा है, फरोख्त किया है, या तो फिर हमने किसी को कोई सेवा दी है यानी कोई खिदमत की है, तो उसके बदले में हमको जो पैसा मिलता है, बचत होती है, उसे उपज कहा जाता है। उपज में और तरह की भी बचत होती है, जैसे कि भाड़े की आवक, आमदनी जितनी भी होती है, कमीशन की आमदनी, ये जितनी भी आमदनी होती है, जो आवक है वही बचत, आवक है वही बचत होती है। जो आवक है वही बचत है। कमीशन की आवक है, भाड़े की आवक है, वटाव की आवक है, इस तरह की जो आवक है ये सब डिविडेंड की आमदनी है, ये सब बचत कहा जाता है। उसके बाद है मुनाफा। उपज के बाद 25 नंबर पे आएगा नफा। नफा और या मुनाफा, जैसे कि फर्ज करो अभी हमने 10,000 का माल खरीदा है, जिसके ऊपर हमने 2,000 का खर्चा किया, वो माल हो गया 12,000 का। उसके बाद हमने लाइट बिल वगैरह चुकाया, उसको गोडाउन में रखा, गोडाउन का भाड़ा दिया, ये सब हो गया 1,500 रुपये। और ये 1,500 रुपये हो जाने के बाद हमारा माल हो गया 13,500 का। अब ये माल को हमने बेचा है 17,000, तो बीच के जो 3500 रुपये मिले हैं ये हमारा नफा है, इसे नफा कहा जाएगा। यानी हम जितने में माल खरीदते हैं उससे ज़्यादा कीमत में उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं वो सारे खर्चे को माइनस
ये सारा खर्चे को गिनने के बाद ये सबको प्लस करके उसको फिर माइनस करने के बाद प्लस करते हैं ये सारा खर्चा, और फिर उसके बाद जो रकम में माल बिकता है उसमें से ये खर्चा माइनस करते हैं, तो ये जो पैसा आता है ये हमारा मुनाफा होता है। अभी फर्ज करेंगे हम लोग नुकसान किस तरह का होता है। फर्ज करो यही माल हमने 10,000 का खरीदा है, जो 2,000 हमने खर्चा किया, 1,500 रुपये खर्चा किया, टोटल 13,500 हो गया। अब कुछ हालात ऐसे आए कि धंधे में मंदी आ गई है, माल नहीं मिल रहा है या नुकसान किसी और तरह का हो गया है, यहाँ पर वो माल 12,000 में बिका है। तो इतना सब खर्चा करने के बाद वो माल अगर 1,200 में बिका है तो ये 1,500 रुपये जो है वो हमारे लिए क्या है, नुकसान। इसके अलावा अगर हमारा माल जल जाता है या तो फिर हमारी कंपनी में गोदाम में आग लग जाती है या बारिश में भीग जाता है या कोई चुरा के लेके चला जाता है, तो ये भी सारा हमारा नुकसान कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है लाभ। 27 नंबर पे है लाभ। लाभ का मतलब होता है मुनाफा। जो हमारे धंधे में मुनाफा होता है उसी को लाभ बोलते हैं। खरीदी और बेचान। अभी हमारा कपड़े का बिजनेस है, अभी हमारा चलो बाटा चप्पल है, तो इस तरह की कोई चप्पल का बिजनेस है या शूज का बिजनेस है, तो शूज का बिजनेस है, हमने किसी के पास से शूज खरीदे हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर कलर करते हैं, लेबल लगाते हैं, और उसके बाद हम माल खरीदते हैं, उसके बाद कलर करते हैं, लेबल लगाते हैं, और उसके बाद हम अपने पास से वो माल को बेचते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, वो माल की खरीदी। फर्स्ट करो अगर हमारा शूज का बिजनेस है यानी चप्पल का बिजनेस है और हमने कहीं से अपनी दुकान के लिए खरीद ली है एक कबर्ड, जो शो कबर्ड होती है जिसके अंदर शूज रखते हैं दुकान में, वो कबर्ड खरीदी है हमने। तो वो जो कबर्ड खरीदी है वो फर्नीचर है, वो हमारा माल नहीं है। हम जिस माल का कारोबार करते हैं उसी माल की खरीदी को खरीदी कहा जाता है। कारोबारी लैंग्वेज में हम जिस माल का बिजनेस कर रहे हैं, जिस माल का कारोबार कर रहे हैं, उसी माल की खरीदी को खरीदी कहा जाता है। उसके अलावा हम जमीन खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, तो ये सब हमारे बिजनेस के लिए नहीं है। हम अपने दुकान के लिए खरीद रहे हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा बिजनेस की चीज़ नहीं है, वो माल का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो जो माल का बिजनेस करते हैं उसी की खरीदी को खरीदी कहा जाता है। इसी तरह जो माल का हम बिजनेस करते हैं उसी माल को अगर फरोख्त करेंगे, जैसे कि हमारी स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान में हम बुक्स वगैरह बेचते हैं, तो हम बुक्स बेचेंगे तो हमारा बेचान कहा जाएगा। लेकिन हमारी बुक्स की दुकान है और हमारे पास साइड पे एक टेबल पड़ा हुआ है, वो हमने उठा के बेच दिया, तो ये बेचान नहीं कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, एक तरह की आमदनी, उपज, बचत कहा जाएगा। बेचान सिर्फ फरोख्त सिर्फ उसी चीज़ का होता है जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। तो हम स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं तो स्टेशनरी के कारोबार में स्टेशनरी बिकेगी, उसी को फरोख्त कहा जाएगा। नंबर 30 आखिर स्टॉक। मान लो स्टॉक के कई प्रकार होते हैं, सरुना स्टॉक, आखिर स्टॉक, तैयार स्टॉक, अर्ध तैयार स्टॉक। जिस तरह हमने खरीदी और बेचान में पढ़ा था कि जो माल को हम बिजनेस करते हैं उसी माल को खरीदी और बेचान कहा जाता है, तो उसी माल को हमारा स्टॉक कहा जाता है। अब समझो कि हमारे पास दो तरह का माल है। हमारे पास माल है कई सारे, हमारा बिजनेस चल रहा है कपड़े का, और हमारे पास कई सारे कपड़े के प्रोडक्ट है, और साइड पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा में माल आया हुआ है, समझो कि चप्पल वगैरह आया हुआ है या स्टेशनरी कुछ आई हुई है, तो हमारा बिजनेस क्या है, कपड़ों का बिजनेस है। तो ये जो कपड़ों का बिजनेस है इसी को स्टॉक कहा जाएगा। जिस माल से जिस माल का हम कारोबार करते हैं उसी के स्टॉक को स्टॉक कहा जाता है। साल के शुरुआत में 1 अप्रैल को जो स्टॉक होता है उसे शुरू का स्टॉक कहा जाता है। 31 मार्च को आखिरी दिन जो स्टॉक होता है उसे आखिर का स्टॉक कहा जाता है। कहीं से हम आधा बना हुआ माल खरीदते हैं, आधा तैयार किया हुआ माल, मतलब रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदते हैं, तो उसे अर्ध तैयार या काचा माल कहा जाता है, और उसको बना के हम जब तैयार करते हैं तो उसको तैयार माल कहा जाता है। देवादार। अब इसके बाद है देवादार।
देवादार। हमने किसी को हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, हम जो कपड़े का, फर्नीचर का या फिर मशीन का या तो फिर चप्पल का या स्टेशनरी का जो बिजनेस कर रहे हैं और वो माल हमने किसी को उधार पे बेचा है, उधार पे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर वो कर्जदार हमको फ्यूचर में पैसा चुकाने वाला है, तो हम जिसको उधार माल बेचते हैं उसे देवादार, वो हमारा देवादार बन जाता है। हम जिसको उधार में माल बेचते हैं वो हमारा कर्जदार बन जाता है, तो उसे कर्जदार बोलते हैं। लेनी हुंडी, जब हम किसी को माल बेचते हैं, जब हम कोई कारोबार कर रहे हैं और किसी को माल बेचते हैं तो उठा के ऐसे ही नहीं दे देते, हम उसको रिसिप्ट लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो माल बेचा है उसके बारे में जिक्र करते हैं, इतनी तारीख को इतना माल दिया है, इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे का माल दिया है, जो उसको इतने वक्त में चुका देना है, सारी डिटेल्स हम वो फॉर्म के ऊपर, रिसिप्ट के ऊपर लिख के देते हैं और उतने 2 महीने 4 महीने का वक्त टाइम पीरियड देते हैं, उतने टाइम में उसको हमको माल का पैसा चुका देना है, तो वो हम रिसिप्ट लिख कर देते हैं, सामने वाले को रिसिप्ट भेजी जाती है, वो वहाँ से रिसिप्ट को एक्सेप्ट करता है, साइन करता है और एक्सेप्ट करके वो रिसिप्ट हमको वापस भेजता है। उतने ही पीरियड के अंदर वो हमको पैसा चुकाएगा, अगर नहीं चुकाएगा तो सामने उसको एक्स्ट्रा में चार्जेस लगेंगे, तो उतने पीरियड के अंदर जो हमको पैसा चुकाता है, तो ये जो रिसिप्ट लिखी जाती है, ये रिसिप्ट को लेनी हुंडी कहा जाता है। तो हम हमारे कर्जदार के ऊपर रिसिप्ट लिखते हैं, जिसके पास से हमको पैसा लेना होता है उस पर हम रिसिप्ट लिखते हैं। यहाँ पर टोटल 32 टॉपिक, 32 शब्द, 32 इस्लाम मैंने समझाए हैं। इसके बाद के पीरियड में बाकी के इस्लाम हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।